हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। और आज हम लोग 18th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या कह लीजिए पूरा मैग्नेटिज्म का ये लगभग आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर बचा रहेगा जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। हालांकि अल्टरनेटिंग करंट इसी से कंटिन्यू है, मतलब इसी का वो हिस्सा ही है, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसे अलग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। और हर वीडियो में जैसा मैं आपसे कहता हूं, जब भी वीडियो लेक्चर से अपनी पढ़ाई कर रहे हो अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, अनुशासित रखिए, आइसोलेट होकर के बैठ जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। आज हम लोग मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, लास्ट टॉपिक ऑफ ईएमआई, राइट। चलिए देखिए, टॉपिक क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपिक है आपका मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाता हूं। मैंने आपको कहा था कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही करंट का जन्म होगा। मैंने उसमें आपको बताया था कि एक जो हम लोग लेंगे सेगमेंट जिसमें कॉइल होगा, एक क्लोज लूप होगा, जिसके तहत हम लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ा और उससे संबंधित सारी चीज़ें पढ़ी। उसी फैराडे के नियम का इस्तेमाल करके हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक कंडक्टर में मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। नाम से जाहिर हो रहा है मोशन की वजह से पैदा होने वाला ईएमएफ। किसकी वजह से? मोशन की वजह से। तो सवाल यह पैदा होता है कि किस स्थिति में और कब मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, राइट, और कितना होगा ये भी जानना है ना। चलिए मैं आप लोगों के सामने एक स्पेसिफिक सिचुएशन ले रहा हूं और जरूरी नहीं है कि यह स्पेसिफिक सिचुएशन हो। अभी मैं आपके सामने एक स्पेशल सिचुएशन लूंगा और उसके बाद हम लोग इन जनरल भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्पेशल ले रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर बहुत दूर तक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, बहुत दूर तक, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और भी आगे भी लगी हुई है, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत दूर तक मैग्नेटिक फील्ड लगी है और भाई और बहनों ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म। आगे भी लगी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बी है, लेकिन बी कैसा है? यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ऑलराइट। यहां पर करने क्या वाले हैं कि यहां पर हम लोग एक रॉड लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? एक कंडक्टर लेने वाले हैं। कंडक्टिंग रॉड है, वो देख लीजिए। ये रहा एक कंडक्टर, और कंडक्टर जो है उसकी कुछ लंबाई है से एल, है ना। और इस कंडक्टर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं। यानी कंडक्टर की लंबाई, लेंथ, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैं यहां पे कहता हूं कि लेंथ इज परपेंडिकुलर टू बी, पहला पॉइंट है। दूसरा, हम इसे इस तरह से लेके जा रहे हैं किसी स्पीड से, तो यहां पर देखिएगा L इज परपेंडिकुलर टू V भी है। समझ लीजिए, दो बातें हम लोग यहां पर स्पेशल सिचुएशन लिया हमने। पहले सिचुएशन ये लिया भाई और बहनों कि L इज परपेंडिकुलर टू B एंड L इज परपेंडिकुलर टू V। अच्छा, V एंड B ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, V एंड B आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक स्पेशल सिचुएशन हम लोगों ने ले ली है, जो मैं आपके सामने दिख रहा होगा, आपके सामने मैंने बनाया है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगर ये कंडक्टर है तो क्या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल होंगे जी, एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। कहां मौजूद होंगे?
थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में हर जगह मौजूद होंगे। ये कहानी है t बराबर 0 की, यानी अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कंडीशन कह दी है L परपेंडिकुलर टू B, L परपेंडिकुलर टू V और V परपेंडिकुलर टू B। ये सब हम लोगों ने एक सिचुएशन, हमने एक खास सिचुएशन ली। आप मेरे से कहोगे अगर लेंथ B की परपेंडिकुलर ना होकर के 30 डिग्री पे हुआ तो क्या होगा? वो सब बाद में बात करेंगे, व्हाट विल हैपन, वो हम नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने खास सिचुएशन ले ली है जो आपको दिख रही है। B यूं है, V यूं है और L यूं है। अच्छा क्या होगा सोचिए। अच्छा अगर ये जो कंडक्टर है जब इसको चलाओगे तो इसके इलेक्ट्रॉन भी तो साथ में चलने लगेंगे। अरे आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन दिल्ली जा रही है तो आप किधर जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। यानी जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जिधर कंडक्टर जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन हैज सेम वेलोसिटी एज द कंडक्टर हैज। और आपने मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा है कि अगर किसी भी चार्ज के पास स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। तो यहां पर फट से एक फोर्स जिंदा हो जाएगा। उस फोर्स का नाम होगा Fm और वैल्यू आएगी QVB sin 90। क्यों मैंने sin 90 किया है? क्यों V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आ गया QVB। ये फोर्स लगना जिंदा रहेगा और तब तक ये फोर्स रहेगा जब तक ये कंडक्टर चलता रहेगा। क्यों? जब तक V है तब तक Fm है। नो V नो Fm। अच्छा भैया बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब पे Fm लगेगा। किधर लगेगा जरा सोच के देखिएगा। देखो भैया B ऐसे है और V ऐसे है, V यूं B यूं, V क्रॉस B ऊपर आ रहा है, उसके अपोजिट आएगा। मैंने सब डायरेक्शन निकालना सिखाया, ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ रहा हूं, ये सब बात आप जानते हैं। V और B, V क्रॉस B के अपोजिट आएगा। तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा नीचे की तरफ। कितना? Fm। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा कि सब पे लगेगा? सब पे लगेगा। क्यों? सब चल रहे हैं तो सब पे लगेगा, सब चल रहे हैं तो सब पे लगेगा। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस Fm। और जब Fm होगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन भागने की शुरुआत कर देंगे। तो आप जरा इमेजिन करके देखिए कुछ समय बाद क्या नजारा होगा इसका। कुछ समय बाद सोचिए क्या नजारा होगा। नजारा कुछ ऐसा होगा क्या? फील करिएगा थोड़ा सा। नजारा ऐसा होगा क्या कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर चुकी होंगे और कुछ यहां से भागे भागे आ रहे होंगे। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा लग रहा है। अरे भैया ये इसका चलना जारी है, इसका चलना जारी है तो Fm का लगना भी जारी है। और Fm का लगना जारी है तो जो इलेक्ट्रॉन करीब थे वो खट से जाके बैठ जाएंगे। ठीक? बाकी सब भी आ रहे होंगे, सब कह रहे हैं चलो तुम लोग के किनारे चलो, हम आ रहे हैं पीछे पीछे। ये सब आ रहे हैं एक्सलेट होके और कुछ पहले से पहुंच चुके हैं। रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट ये बनेगा भाइयों और बहनों कि ये वाला इलाका थोड़ा सा प्लस चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा पार्शियल। और ये नहीं, प्लस कैसे हो जाएगा? माय मिस्टेक, प्लस नहीं होगा भाइयों बहनों। ये वाला इलाका थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा और ये इलाका खाली हुआ है तो ये इलाका थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। और अगर ये छोर प्लस और ये छोर माइनस हो गया तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट ये बनेगा भाइयों और बहनों कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ। मान लीजिए ई डैश। ठीक? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी क्यों आई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक एंड पे एक्यूमुलेशन शुरू हो गया, जमावड़ा इकट्ठा होने लगा। शर्त ये, रिजल्ट ये आया
कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा हुआ। अब आप थोड़ा और आगे एडवांसमेंट सुनिएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा होगा, इन पे पहले से एफएम लग रहा था, नहीं लग रहा था, इन पे पहले से एफएम लग रहा था। अब एक और फोर्स लगने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे भैया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मौजूदगी होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी की वजह से एक और फोर्स इस पे काम करने लगेगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, विच इज जस्ट अपोजिट टू द एफएम। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगता है, समझ में आ रहा है? अच्छा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगी तो Fe के ऊपर Fm हावी होगा। Fe डैश मान लो, Fe डैश के ऊपर Fm हावी होगा, और Fm हावी होने की वजह से अभी भी इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन यानी एक तरफ जाना जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये और निगेटिव होता जाएगा। क्यों? Fm इज हावी ऑन Fe डैश। आई है निगेटिविटी, आई है पॉजिटिविटी, पर अभी उतनी नहीं आई है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दे जो Fm का मुकाबला कर सके। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद, भैया ये कहानी आप कह सकते हो कि T बराबर T की है, T इक्वल टू T की है, वो T बराबर 0 की कहानी थी। कुछ समय बाद फिर मैं कंडक्टर बना रहा हूं, सोच के देखिएगा, इनका चलना अभी भी जारी है, ये रुका हुआ नहीं है। इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो चुका है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर चुके हैं भाइयों और बहनों, ढेर सारे। इलाका एकदम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ मच गई है बिल्कुल, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अभी भी आने की फिराक में पड़े हुए। इसका मतलब इट बिकम्स मोर 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 निगेटिव और इट बिकम्स मोर 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 पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव मोर निगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोर पॉजिटिव मोर निगेटिव। अब होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को जरा देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर Fm तो लग ही रहा था, वो तो अभी भी लग रहा होगा और उतना ही लग रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? अरे Q वही, V वही, B वही, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन भाई और बहनों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पैदा हो रही है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है। अब मैं इसको E लिख देता हूं, ठीक, पहले हल्की थी, अभी थोड़ी और गाढ़ी बना दिया मैंने। स्ट्रांग हो चुकी है, और इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा देती है Fe, जो कि बराबर होगा QE के, और ये फोर्स बराबर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या आ गया? 0। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसका फोर्स Fm की बराबरी कर गया। अब अगर Fm की बराबरी कर गया तो आप मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जारी रहेगा या बंद हो जाएगा? यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि यहां पर क्या हुआ? इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। क्या अचीव हो गया? इक्विलिब्रियम। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स स्टॉप्ड, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स स्टॉप्ड। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो गया, यानी ये स्टेडी स्टेट आ चुकी है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट? एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये सिरा निगेटिव हो चुका है और ये सिरा पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको A बोलता हूं और इसको B बोलता हूं, तो मैं कहूंगा कि A और B के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गया। मैं इसको V इंड्यूस का नाम देता हूं। A छोर और B छोर के बीच में एक EMF इंड्यूस हो गया, इसको V इंड्यूस कहते हैं। जाहिर सी बात है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप कहेंगे मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों कह रहे हैं? सोच के देखिए, अगर ये ईएमएफ पैदा होने के बाद मैं कंडक्टर को चलाना बंद कर दूं, V0 कर दूं, तो क्या होगा? अगर V0 कर दोगे तो FM लगना बंद, और FM लगना बंद, लेकिन Fe तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा उस किनारे, और फिर से ये जो मेंटेन हुआ था पोलैरिटी, ये जो डेवलप हुई थी पोलैरिटी, ये पोलैरिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और जब पोलैरिटी न्यूट्रलाइज हो गई तो काहे का इंड्यूस ईएमएफ? तो जब तक मोशन रहेगा तब तक ईएमएफ, मोशन नहीं तो ईएमएफ नहीं, इसीलिए इसका नाम ही है मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस पर्टिकुलर स्थिति में अगर देखा जाए, इस पर्टिकुलर स्थिति में निकाल रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम जब हासिल हुआ इस पर्टिकुलर स्थिति में, तो FM बराबर में Fe है। इस पर्टिकुलर पोजीशन स्थिति की बात कर रहा हूं भाइयों बहनों, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। FM में क्या आएगा? FM बताओ, QVB, और ये क्या आएगा? Q इंटू में E। ठीक, तो भाइयों और बहनों Q कैंसिल हो गया। आपने पढ़ा था V बराबर में E इंटू डी, तो दोनों छोरों के बीच में जो ईएमएफ पैदा हुआ है वो V इंड्यूस है, और छोरों के बीच की दूरी L है, तो E इंटू एल, VB बराबर में क्या हो जाएगा? E बराबर में V इंड्यूस बाई में L हो जाएगा ना। तो यहां से कर दो V इंड्यूस बाई में L, तो V इंड्यूस कितने के बराबर आ गया? देखो BLV, ये है आपके सामने BLV। लेकिन गौर करना है, यह फॉर्मूला सिर्फ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लागू हो रहा है जब लेंथ B के परपेंडिकुलर है, V के परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में जरूर आ गया होगा। हमने जब मोशन कराया तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन एक साइड गए तो भैया पोलैरिटी डेवलप हो गई, और पोलैरिटी डेवलप होने के बाद इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम की अवस्था में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हम इसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वैल्यू BLV के बराबर है। अगर आप कहेंगे कि इन जनरल निकालिए इस फार्मूले को, चलिए जी इन जनरल भी खींच देते हैं। ये आपके मॉड्यूल में नहीं किया हुआ है, तो आप चाहोगे तो इसे नोट कर लोगे। अगर मैं कहूं कि आप मेरे से कहें नहीं भैया ये कोई जरूरी है क्या, L और B परपेंडिकुलर जरूरी क्या? मान लो L और B परपेंडिकुलर ना हो तो फिर क्या करें हम? उस अवस्था में देखो इन जनरल आपको क्या करना है भाई, ये बात कंफर्म है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब FM और FE बराबर होना चाहिए, तभी 0 होगा। इक्वल एंड अपोजिट मतलब वो फोर्स बराबर होना चाहिए। ठीक, FM की वैल्यू क्या आएगी? Q V क्रॉस B, पढ़ा है आपने, Q V क्रॉस B, और FE की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो, Q इंटू में E, कैंसिल हो गया, हाँ या ना? तो E की वैल्यू ये आ गई। आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। अब हर जगह E अगर सेम आ गया तो आप चाहे तो V इंड्यूस बराबर लिख सकते हैं E डॉट L, भाई dl 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 हो गया तो E डॉट L। अच्छा, E किसके बराबर है? E इज इक्वल टू V क्रॉस B, तो यहां से V इंड्यूस बराबर आ गया V क्रॉस B डॉट में dl। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आप में से बहुत लोगों का मन बहुत तड़प रहा होगा, वो कहेंगे कि भाई ये तो अगर देखा जाए तो गलत बात है। हाँ जी,
अगर आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखेंगे, तो यह गलत कैलकुलेशन है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको? आपको यह जो फॉर्मूला निकाला गया है, इससे आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालिएगा, ओनली वैल्यू। कभी जिंदगी में वी इंड्यूस का साइन निकालने के बारे में मत सोचिएगा, गलत आएगा, क्योंकि लिखा ही गलत है मैंने। देखो कहां गलत लिख दिया, एफ एम बराबर एफ ई थोड़ी होगा। अरे यार, एफ एम इक्वल टू एफ ई, वेक्टर एफ एम वेक्टर एफ ई, वेक्टर एफ एम एंड एफ ई मस्ट बी अपोजिट ना, इक्वल एंड अपोजिट, तो दैट वी शुड बी माइनस। और ऐसी बहुत से कैलकुलेशन यहां पर गलत कर रहा हूं मैं, लेकिन कैलकुलेशन कर रहा हूं, साइन वाला कन्वेंशन गलत कर रहा हूं मैं। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे तो ये फार्मूला फिट नहीं होगा। आपने दिल दिमाग जान जिगर गुर्दे फेफड़े तिल्ली में बैठा लो, ये फार्मूला तब लगाओगे जब वैल्यू की बात करनी हो। वी इंड्यूस का साइन निकाल लो, गलत ना, बिल्कुल गलत आ जाएगा। साइन कैसे निकालेंगे अभी सिखाएंगे, चिंता मत करिए, वो मैं भी आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो यहां पर एक बात समझ में आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर आया है, VB.L, V क्रॉस B.L, इसे ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं वेक्टर के केस में। अच्छा, इस फार्मूले से यह फार्मूला देखो कैसे निकलेगा। यहां सिचुएशन क्या थी, L B सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो V और B में कितना एंगल था, 90 डिग्री, और L, अच्छा चलो 26 को निकालते हैं, रुक जाओ, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें से ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि V क्रॉस B, ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं भी इस फार्मूले को इसमें लगा के आपको दिखाता, चलो यहां दिखाई दे, अरे मैं भी अलग से एग्जांपल कराऊंगा, मैं दिखा दे रहा हूं इसे। देखो V क्रॉस B चाहिए अपने को, तो भैया डंडियां जरा उठा दीजिएगा, 2-3 डंडी उठाइएगा, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ भाई। ये देखो, हाँ यहां पर ये V है और ये B है, समझ लो, इसी में एग्जांपल दे रहा हूं मैं। V क्रॉस B, तो पहले V और B, V क्रॉस B को निपटाओ, तो V क्रॉस B भी तो एक वेक्टर आएगा, V और B में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी VB sin 90, ये आ गया V क्रॉस B की वैल्यू। अब इसका डॉट करना है L के साथ, अब समझना, L के साथ डॉट करने जा रहा है, ये देखो, ये V और ये B, ये V और ये B, तो V क्रॉस B करोगे, ये आएगा, यानी इसका डायरेक्शन, V क्रॉस B का डायरेक्शन ये इधर आया, जो कि L के अलोंग आ रहा है। देखो V क्रॉस B क्या L के अलोंग आया, यानी L में और इसमें कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है, तो VB sin 90 तो 1 हो गया, L cos 0 होगा। अरे भैया ये एक वेक्टर होगा, इस वेक्टर के और L के बीच में जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा। कैसे, मैंने V किया, B किया, V क्रॉस B किया और दिखा कि हमको V क्रॉस B L के अलोंग है, तो एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री, तो VBL cos 0, अंततः जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी V इंड्यूस की, वो BLV के बराबर आ जाएगी। हमें करना क्या है जी, V क्रॉस B करना है, उसका डायरेक्शन भी चाहिए होगा हमको, क्यों, क्योंकि L के साथ डॉट करना है, L के साथ डॉट करना है, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक बात और याद रखना है, ये जनरल, ये आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, लिख लो इसको, इस फार्मूले से खाली वैल्यू निकालोगे, डायरेक्शन के बारे में बात करना महापाप, साइन के बारे में बात करना महापाप, क्योंकि हम ही ने गलत साइन लिया है, राइट। चलो समझ गए, जो लोग वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हैं नोट कर लो, और अगर कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कुछ समझदार या कोढ़ी लोग, जो भी कहिए, पर्यायवाची है एक दूसरे के, तो कर सकते हैं वो। आइए मॉड्यूल में देख लेते हैं।
यहां कहता है जैसे ही रॉड में ट्रांसलेटरी मोशन स्टार्ट होगा उसमें मौजूद सभी फ्री इलेक्ट्रॉन एक इंड की तरफ फोर्स लगेगा, इंड नेगेटिवली चार्ज होना, ये सब बातें लिखी हुई है। आफ्टर सर्टेन टाइम एफईएफएम के बराबर हो जाएंगे, ये वो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, वैल्यू पर कर दिया, ठीक है ना। ठीक, अच्छा राइट। अब एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं उसको मैथमेटिकली भी साबित करूंगा। ठीक, क्या लिखा है कि मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी कंडक्टिंग रॉड में तब प्रोड्यूस होगा जब उसका लेंथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट करे। अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे स्लाइड करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे एफएम नहीं लगेगा और मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ की घटना नहीं। मैं आपको समझाता हूं व्हाट डज इट मीन। क्या मेरी आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, जरूर नोट कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। मैं इसे मिटा दे रहा हूं भाई और बहनों, क्योंकि मैं नई चीज फिर लेकर के आ रहा हूं, या इसको बचा के रखते हैं, काफी मेहनत से किया गया है, फिर आ जाऊंगा इसमें। देखो, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड ना हो करके, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भाई और बहनों इस तरह से होती है, समझिएगा, दिस इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जब तक लेंथ, यानी जैसे रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब तक ईएमएफ पैदा नहीं होगा। अगर स्लाइड कर गया तो ईएमएफ नहीं पैदा होगा। स्लाइड करने का मतलब उसके ऊपर इंटरसेप्शन इस तरीके से करना, काटे, जब तक काट, चाहे किसी भी एंगल पे काटे, लेकिन काटना जरूरी है, तभी ईएमएफ, मोशनल इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। अच्छा, इस बात को इस बात से भी समझ सकते हो कि अभी अभी मैंने बताया जो वी इंड्यूस है, वी इंड्यूस है, उसकी वैल्यू है V क्रॉस B डॉट L। ये ट्रिपल प्रोडक्ट की एक खासियत होती है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि अगर कोई भी दो वेक्टर इसमें से, चाहे ये इसके, चाहे ये इसके, चाहे ये इसके, कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हो गया, क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। डॉट प्रोडक्ट क्या है, मतलब ये ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा, सॉरी कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। तो कभी भी आपके जिंदगी में अगर कंडक्टर के केस में दो वेक्टर पैरेलल दिख जाए तो समझ जाइएगा। मैं समझाता हूं, मैं हर तरीके से आपको समझाता हूं। ये देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर ये कंडक्टर इस तरीके से इस पे स्लाइड करने लगे, काट नहीं रहा है, इस पे इसे सरक रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। गणित से अगर समझना है तो V और B पैरेलल है, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो गए, ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। अच्छा, आप कहेंगे जी हमें थोड़ा थ्योरी से भी समझाइए तभी आनंद आएगा। लीजिए, आनंद लूटने की कोशिश करिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सोचो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही ये चलेगा इलेक्ट्रॉन भी चल पड़ेंगे, लेकिन इत्तेफाक यह है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। अरे भैया, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इन पे कोई एफएम लगेगा ही नहीं, एफएम बराबर 0 आ जाएगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो काहे का मोशनल इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो घटना घटेगी क्या? क्या पोलराइजेशन डेवलप होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डेवलप होगा। एक ऐसे समझ लो और एक उससे भी समझ लो। अच्छा, अब एक बात और समझो, एक और बात समझाते हैं आपको। ये सब उड़ा रहा है, ठीक है? ये देखो, बोले, देखो, अगर मान लो रॉड जो है भाइयों बहनों ऐसे लेकर के जाते हैं, है ना, तो क्या होता? तो भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सोच के देखो भाई। यहां पर एक तो पहले यही देख लो यार,
ये जो लेंथ है ये बी के अलॉन्ग है कि नहीं है? लेंथ बी के अलॉन्ग है तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। भैया मैंने कह दिया कोई भी दो वेक्टर पैरेलल नहीं डेवलप होगा। और वैसे समझ लो थ्योरी समझ लो, आओ थ्योरी समझाते हैं, थ्योरेटिकली समझो। इलेक्ट्रॉन है, भाग रहे होंगे, अब इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं, वेलोसिटी यूं है इलेक्ट्रॉन, और ये बी है। सोच के देखना, अगर आप v क्रॉस बी करोगे, ये v है और ये b, v क्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ इनवर्ड लगेगा नहीं लगेगा? और इनवर्ड लगने का क्या मतलब हुआ? क्या ये छोर पे जाएगा इलेक्ट्रॉन? अरे यार फिर से समझो, ये v है, ये b है, v क्रॉस b हुआ, अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है इन इलेक्ट्रॉनों पर। तो इन इलेक्ट्रॉन पर अगर अंदर की तरफ फोर्स आएगा भाई और बहनों, तो ये एंड पे थोड़ी जाएंगे, और एंड पे नहीं जाएंगे तो काहे की पोलैरिटी डेवलप होगी, काहे का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब जब रॉड अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। इंटरसेक्ट करना चाहिए, चाहे इनके बीच का एंगल कुछ भी हो, लेकिन इंटरसेक्ट करना चाहिए। अच्छा आओ थोड़ा सा एक नया केस में पढ़ लेते हैं, राइट? इसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखा दूंगा उसी का, है? चलो ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, समझना। पहले मैं गणित सिखाऊंगा, फिर आपको फिजिक्स, मतलब फिजिक्स कह लीजिए या बिना गणित के सिखा दूंगा। ये लो, इस बार ये है रॉड और जा रही है, इसकी जो वेलोसिटी है इट्स लाइक दिस। इस बार v और l के बीच में एंगल है अल्फा, मान लो, ठीक? ये लेंथ है, अल्फा एंगल है, तो इसकी लंबाई l है, तो ईएमएफ कितना डेवलप होगा? फिर वही बात है, गणित से निकालना चाहते हो तो कोई दर्द ही नहीं है। गणित कहता है v इंड्यूस बराबर में क्या होगा बताओ? v क्रॉस b और डॉट में dl, डॉट में l, dl क्या l, अगर dl लो छोटा लोगे तो dl, बड़ा लोगे तो l, तेरे डंडी उठेगी तो। ठीक है, समझो पापियों, सारा समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले v क्रॉस b का वैल्यू और डायरेक्शन, v ये रहा, b ये रहा, ठीक होगा? हो गया? b अंदर है और v ऐसे, ठीक? थोड़ा इसको पीछे बनाते, थीटा, चलो कोई बात नहीं, ठीक। ये v है और ये b है, तो अगर v क्रॉस b करोगे तो ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ऐसे? v के परपेंडिकुलर, अरे हाँ या ना? v और b में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो भैया यहां वैल्यू बनेगी vb sin 90, एक तो पहले समझते रहे ना, और डायरेक्शन जो आएगा v क्रॉस b का वो मैं बनाता हूं, रुको इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं ना, नहीं तो गलत फैमिली का शिकार हो जाओगे। यहां बढ़ा लेते हैं ना, ये थोड़ा हम, ये लेंथ वाला है, थोड़ा सही रहेगा, मोटा, ठीक है। रॉड बहुत पतली होती है एक्चुअली, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, सही है। ये किसका डायरेक्शन आ गया? v क्रॉस b का। चलो ये लेंथ है, ये एंगल अल्फा है, समझना, इस लेंथ से जो एंगल है वो कितना है? अल्फा। तो v क्रॉस b का l से कितना एंगल है? ये एंगल है भाई, ये v है और अंदर b है, और ये v क्रॉस b है। v क्रॉस b का कितना एंगल हो गया? ये एंगल कितना होगा बोलो? 90 माइनस अल्फा, ये तो होगा। अरे भाई ये v है, इसके परपेंडिकुलर v क्रॉस b आया और बीच में ये l है, तो ये 90 डिग्री हुआ ना पूरा यहां से। अरे ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा। तो VB साइन 90 इंटू में L कॉस 90 माइनस अल्फा। अरे भैया ये क्रॉस से क्रॉस वैल्यू लिखी और फिर उसके बाद ये लिखा। चलो
तो यहां क्या आएगा, VB और L cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू L साइन अल्फा। तो यहां से क्या हो जाएगा, BLV साइन अल्फा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको कोई भी एंगल दे दिया जाए तो आप निकाल सकते। वैल्यू की बात हो रही है अभी, हमेशा याद रखो ये वैल्यू के लिए है फॉर्मूला, बार बार बोल रहा हूं मैं। अच्छा चलो, अब मैं इसको अपने जुगाड़ वाले तरीके से, जुगाड़ वाला नहीं है मतलब थोड़ा इसमें आपको मैथमेटिक्स नहीं लगानी, बिना मैथमेटिक्स वाला तरीका बताता हूं, है ना, मस्त तरीका। देखो क्या तरीका है जो आपके मॉड्यूल में भी दिया होगा, क्या दिया है, ये लो। ओह ये देखो, ये रॉड है, यहां पर एक रॉड है, समझना, थोड़ा फील करने वाला क्वेश्चन एक्चुअली। ये लो, ठीक है। और यहां पर इसकी वेलोसिटी है ये एंगल कितना बोला हमने, अल्फा। यहां पर भाइयों और बहनों एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी जा रहा होगा। इस इलेक्ट्रॉन पे जो Fm लगने वाला है वो किधर लगेगा, Fm नीचे लग जाएगा। क्यों, Fm तो अपना डायरेक्शन में ही लगेगा ना भैया। V और B में कितना एंगल है, 90 डिग्री। देखो V ऐसे, B अंदर, तो Fm की वैल्यू अभी भी QVB ही आएगी। Fm की वैल्यू QVB, इसको Fm रहने देते हैं, यहां अलग से लिख देते हैं, Fm बराबर QVB, कोई दर्द नहीं है। लेकिन इस Fm की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। फिर अच्छा आओ, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, यहां पर एक और हम बना लेते हैं, इसके 90 डिग्री, तो ये हुआ 90 माइनस अल्फा और ये हुआ अल्फा। भैया हमने इस रॉड के परपेंडिकुलर बनाया, थोड़ा उतना परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, चलो मैं फिर से बना दे रहा हूं, इस रॉड के परपेंडिकुलर बना। तो ये अल्फा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये भी 90 है, तो ये कितना हो गया अल्फा। ठीक, अब जरा गौर करना है, इस Fm का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा, Fm कॉस अल्फा, और इधर आएगा Fm साइन अल्फा, और फिर वही Fe डेवलप होगा और Fe लग जाएगा अपोजिट में। यानी इस बार Fe की बराबरी Fm नहीं करेगा बल्कि Fm साइन अल्फा करेगा। Fm जिधर लग रहा है उधर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एक एंड की तरफ मूव करेगा। यानी इस सिचुएशन में Fe बराबर में Fm साइन अल्फा है। यहां से हम Fe की वैल्यू QE कर देंगे और इसकी वैल्यू QVB साइन अल्फा हो जाएगी, क्योंकि Fm की वैल्यू QVB है। Q से Q कैंसिल हो गया, E बराबर में V इंड्यूस बाई L हो जाएगा और VB साइन अल्फा होगा, और V इंड्यूस की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, BLV साइन अल्फा, या BL साइन अल्फा इंटू में V। समझ में आया कि नहीं आया? इसके पहले मैंने गणित लगाई थी, अभी मैंने यहां पर आपको कंसेप्ट से समझाया कि Fm की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बल्कि Fm का एक कंपोनेंट होगा वो मूव कराएगा। तो जो हम लोग इक्विलिब्रियम में Fe बराबर में Fm कर रहे थे उस जगह हम ये करेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक करते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट बनाते हैं ना, क्या इतना लफड़ा करते रहेंगे एग्जाम में बैठ करके, और नीट में तो कतई नहीं करेंगे। अच्छा एक काम करो, ये लंबाई L है, समझते हो हम, थोड़ा गाढ़ा हरा लेते हैं, ये लंबाई L है, इसको हम लंबाई को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस लंबाई को, और इस लंबाई को भी बढ़ाते हैं। जरा गौर करना, ये L है और ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। सोच के देखो, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। मैं थोड़ा अलग से भी बना दे रहा हूं, दुर्घटना से देर भली,
ये L था भैया, ये V है। अगर ये अल्फा है तो यहां पर ये भी तो अल्फा हो जाएगा, और हमने इसको यहां से जोड़ दिया है, ये L है, तो ये वाली जो लंबाई होगी ये क्या आ जाएगी, L साइन अल्फा। अगर आप गौर कर पा रहे, अगर ये L है तो ये वाली लंबाई, अरे भाई ये सिंपल सी बात है, ये इस तरह का मामला है, ये अल्फा है, ये L है, तो ये क्या आएगा, L साइन अल्फा ही तो आएगा भाई। साइन अल्फा लगा के देख लो। अच्छा ये क्या चीज है, यही तो है L साइन अल्फा, सोच के देखो, यही है L साइन। ये क्या है, देखो इस लंबाई का प्रोजेक्शन है, परछाई है, जो कि V के परपेंडिकुलर है। इस लंबाई की परछाई है जो V के परपेंडिकुलर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो V इंड्यूस है उसकी वैल्यू B इंटू में प्रोजेक्शन ऑफ L, प्रोजेक्शन ऑफ L परपेंडिकुलर टू V, और फिर इंटू में V कर दो। ठीक, तो आप इतना ना करके सीधे B इंटू में प्रोजेक्शन ऑफ L परपेंडिकुलर टू V करके इंटू में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। पर एक शर्त याद रखिएगा, V शुड बी परपेंडिकुलर टू B, वेलोसिटी और B परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर ये फेल कर जाएगा। ठीक, इज दैट क्लियर? क्योंकि तभी तो FM QV भी ले लोगे, वरना फिर गलत नहीं हो जाएगा, QV भी नहीं होगा। अगर VP के परपेंडिकुलर होगा तो QV भी साइन कुछ और आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तभी ये फॉर्मूला लगाएगा। तो मैंने 2-3 तरीके से आपको समझा दिया, या तो आप पहला तरीका गणित अपना लो, या तो ये जो प्रोजेक्शन वगैरह मैंने निकाला उससे आप कर सकते हो। अच्छा एक बात समझो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं मेडिकल के लेवल पे, तो मेरा ये जो जुगाड़ मैंने आपको लास्ट में बताया ना, मेरे जुगाड़ से ही काम चल जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं। ये लो जुगाड़ देखो, एक बहुत सिंपल जुगाड़ है जी। ये क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा है, बिल्कुल एकदम साए साए की आवाज आती है, इतना घिस गया है। ये देखो, ये है एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर जिसकी लंबाई L है, और भाई और बहनों वो मूव कर रहा है इस तरीके से। तो भैया सबसे पहला V B के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां पर L और V में भैया L तो पता नहीं कैसा मुड़ा हुआ है ना, गए काम से। अरे कहां गए काम से, एक काम करो ना, प्रोजेक्टेड लंबाई लो जो कि V के परपेंडिकुलर है, तो V के परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्टेड लंबाई आएगी वो यही तो आएगी। देखो गौर से, V के परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्टेड लंबाई आएगी वो यही आने वाली है। क्लियर सबको, कोई समस्या नहीं है। अगर ये सेमी सर्कल है तो इसकी लंबाई जो L प्रोजेक्टेड आएगा वो कितना आएगा, 2r के बराबर आएगा रेडियस में, पर अपने को रेडियस नहीं पता है जी। ये अर्धचंद्राकार है, सेमी सर्कुलर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी रेडियस की भाषा में, पाई r। पूरा गोला 2 पाई r, आधा गोला पाई r बराबर में L, तो r बराबर में क्या हो गया, L बाई पाई। यहां से उठाइए, LP की वैल्यू कितनी आ गई, यानी प्रोजेक्टेड लेंथ की लंबाई की वैल्यू, सॉरी 2L बाई पाई। तो V इंड्यूस की वैल्यू कैसे निकलेगी, B इंटू में L प्रोजेक्टेड यानी 2L बाई पाई इंटू में V, ये आ गया जी। क्लियर है? इस तरह के आड़े मारे तिरछे क्वेश्चंस को करने के लिए आप इस जुगाड़ का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, मैथमेटिक्स मैंने आपको सिखा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं। आइए इसको मॉड्यूल में भी चर्चा करते हैं और फिर मामले को हम आगे बढ़ाएंगे। ऑल राइट, लो भैया, यहां पॉइंट टू रिमेंबर में ये बात लिखी हुई है और ये सब मैंने लिख लिया है, देख लीजिए, वही सब है मामला, वही सब है चीजें। ठीक है, राइट। 2 बातें और मुझे आपको समझानी है, वो आप समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर? आइए, मैं पहले वाले पेज को मैंने मिटाया नहीं था जानबूझ के, यही बात बतानी थी। जरा गौर करिएगा, ये वाला फिगर आपको याद है ना, पहला फिगर, द वेरी फर्स्ट फिगर।
हो क्या रहा है समझिए, ये कंडक्टर जा रहा है और इक्विलिब्रियम की जो कहानी है वो ये है आपके सामने। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सोच के देखिए, एक रॉड है यार, अजीब सी बात नहीं है। वो वाला मोटा लेजर उठाइए तो, कंडक्टर, एक मिनट। अब ये कंडक्टर है भाइयों बहनों, देखो, अरे वाह क्या बात है, प्लस माइनस भी लिखा है। तो ये सिरा प्लस हुआ और ये सिरा माइनस हुआ, हम लेके जा रहे हैं इसे। आप मुझे बताओ सद्बुद्धि का प्रयोग करके कि क्या इनके छोरों के बीच, छोरों मतलब एंड्स है ना, वाला नहीं, छोरे हमारे, छोरियां हमारे छोरों से कम है क्या, ये प्लस और ये माइनस, इन छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? यस डेफिनेटली है। लेकिन 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 क्या इसमें कोई करंट बह रही है? बताओ, कोई करंट बह रही है? नो, नॉट एट ऑल। अगर हम ये ऐसा ही इकलौता कंडक्टर ले लें, इकलौता, और उसको मूव करा दें, इंटरसेक्ट करा दें, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप हो रहा है लेकिन करंट नहीं बह रही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट नहीं बह रही है, ऐसा किसमें हो जाता है? सेल में। अरे मार्केट से खरीद के लाते हो सेल, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है, लेकिन जब तक उसको छुआओगे नहीं, टच नहीं कराओगे, तब तक करंट थोड़ी बहेगा। तो यहां पर दिस कंडक्टर इज जस्ट लाइक, मैं इसके आगे के फिगर को बनाता हूं, दिस कंडक्टर इज जस्ट लाइक अ सेल। ये लो, फील करिए थोड़ा सा, ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है, और यहां पर ए है और बी है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है उसको हम मोशनल इंड्यूस ईएमएफ कहे, वैल्यू बीएलवी के बराबर है। एंड ट्रीट दिस कंडक्टर लाइक अ सेल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे इसकी एनालॉगी करनी हो तो मैं कहीं बाजू में एनालॉगी करता हूं, रुको इसी जगह करूं जहां, यही कर देता हूं। ये लो, ये ए एंड है और ये बी एंड है और ये प्लस माइनस। इस कंडक्टर का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। अरे भैया ये कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस होगा, तो जब इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा वही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। समझो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन होगा? जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। कुछ क्लियर हो रहा है? तो इट इज जस्ट लाइक अ सेल having EMF, having potential difference, but current is not flowing throughout. Is that clear? अच्छा, जब आप इसको कनेक्ट करोगे भाइयों और बहनों, दिल पे हाथ रख के बताना, कोई रजिस्टर भी लगा लो बीच में, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह लगा दिए हो, तो करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी जी। कैसे करेगी जरा वो भी गौर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट गौर करना है। प्लस से माइनस जाएगी बाहर और अंदर माइनस से प्लस, समझिएगा। अगर आपने इसको बाहर कहीं कनेक्ट कर दिया किसी रजिस्टर से, किसी अन्य रजिस्टर से, या डायरेक्ट भी कर दिया आर एक्सटर्नल, तो करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? कंडक्टर के अंदर करंट किधर से किधर जाएगी? माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल। बाकी तो मैंने आपके सामने नहीं बनाया है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक। तो भैया जब हम जिस कंडक्टर में मोशनल इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है उनके छोरों को जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो करंट कहां से कहां बहेगी? कंडक्टर के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ, ठीक। क्लियर है? इसके लिए एक रूल भी है, जिस रूल का नाम है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। क्या नाम है? राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। क्या है ये राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, वो भी समझ लो। ये रूल कहता है कि अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा लीजिए। एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था,
जो फोर्स निकालने के लिए था। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। दो उंगलियां, ये 3 उंगलियां लीजिए, ठीक, और करिए ये कि इसको v वेलोसिटी, इसको b, तो ये i होगा, ये v, ये b, तो ये i होगा। इस समय b अंदर है, ये लो, v इधर है, तो करंट देखो ऊपर आया कि नहीं आया। और जिधर करंट आएगा समझ जाना कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, इधर माइनस होगा। क्या हम राइट हैंड रूल से इस करंट की वैल्यू करंट का डायरेक्शन निकाल करके हम टर्मिनल का साइन पता कर सकते हैं, माइनस प्लस। तो टर्मिनल का साइन पता करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जिंदाबाद है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करंट निकाल लो और करंट की डायरेक्शन से टर्मिनल निकाल लो, प्लस कौन माइनस कौन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? V क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल लो। V क्रॉस B का जो डायरेक्शन आएगा उधर प्लस आएगा। हालांकि मैं इसके चक्कर में आपको नहीं कहूंगा, आप राइट हैंड रूल से ही काम चलाइए। राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल लीजिए, उसी से टर्मिनल निकाल लीजिए। मैं लगे हाथों फटाफट एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। आइए, क्वेश्चन क्या है? यहां पर एक मैग्नेट है, ये 3D चल रहा है, नॉर्थ पोल, और यहां पर है साउथ पोल। ठीक, ये 3D है। एक कंडक्टर है भाई और बहनों। कौन है? कंडक्टर। ये लो, ये P है और ये Q है। सवाल है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, जरा उठाइएगा डंडी तो। ऐसे समझ लीजिए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये कंडक्टर। इस कंडक्टर को हम 6 तरीके से मूव करा सकते हैं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। किस मोशन के लिए P सिरा पॉजिटिव होगा? सवाल है, किस मोशन के लिए P सिरा पॉजिटिव होगा? आइए बताते हैं। देखो, हमने आपसे कहा P मस्ट बी पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इसका मतलब करंट ये गई। चूंकि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया। अब समझो, मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसमें करंट ये है। अरे भैया, ये सिरा प्लस करना था, ये माइनस, तो ये करंट हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो मोशन कौन सा होना चाहिए? एबव, ऊपर वाला। यानी आप इसको ऐसे ले जाओगे, लाइन को कट करेगा और यहां ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पोलैरिटी पता करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करंट निकालो और करंट से आप निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई हो। चलो, मॉड्यूल में भी देख लेते हैं इस वचन को, इस बात को। ये देख लीजिए, अंदर निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, और ये देख लीजिए। ठीक है, VBI। ठीक, अब हम लोग अलग अलग केस में EMF इंडक्शन पढ़ेंगे। तो अब सीधे फार्मूला ही पढ़ना है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कई केस है, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे बहुत से केस हम पढ़ाते चले जाएंगे। तो सारे केस आपको मैं फटाफट बता देता हूं, मामला यहां समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले ट्रेन का केस लेंगे हम। ट्रेन के केस से बात आपसे शुरू करेंगे। ठीक, राइट। देखिए, ट्रेन आप जानते हैं, उठाइए फिर से, कि भाई पृथ्वी के ट्रेन कहां चलती है? जमीन पे। एकदम कंफर्म है, जमीन पे चलती है, कोई पूछने वाली बात है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, थोड़ी देर के लिए। तो भैया पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा कि नहीं? BH साउथ से नॉर्थ होगा और BV यूं होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये BH है और ये BV है। BV मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। ट्रेन चलेगी, ट्रेन जब चलती है
तो हॉरिजॉन्टल चलती है कि वर्टिकल? सवाल ही हॉरिजॉन्टल चलती है। सोचिए, जब ट्रेन हॉरिजॉन्टल चलेगी तो ये BH को नहीं काटेगी, इसके ऊपर सरकेगा, स्लाइड करेगा। उन दोनों पहियों के बीच का जो एक्सिल होता है, दो पहिया देखा है ना आपने, उसके बीच में ये एक्सिल रॉड लगी होती, इसी रॉड के बारे में बात हो रही है। इस रॉड के बारे में बात हो रही है। ये जो रॉड होता है, पहिया जब चलेगा तो रॉड हॉरिजॉन्टल चलेगा, और हॉरिजॉन्टल चलेगा तो BH पे सरकेगा, स्लाइड करेगा, और अगर रॉड स्लाइड कर जाए तो EMF इंड्यूस नहीं होगा, यानी BH का रोल EMF को इंड्यूस करने में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जरा गौर करिए, BV को तो काटेगा ना, कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। तो BV के काटने की वजह से EMF क्या हो गया? BV/LV। ठीक है ना, BV को इंटरसेक्ट करेगा भाई और बहनों, इस वजह से जो EMF प्रोड्यूस होगा, V इंड्यूस, छोटा बड़ा लिखा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो होगा BV/LV। ठीक, कोई दिक्कत? ट्रेन के मामले में सीधे फार्मूला पर क्वेश्चन है भाई, हम डिस्कस करा रहे। आगे बढ़ते हैं, अब एरोप्लेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो एरोप्लेन के बारे में बात करते हैं। भैया एरोप्लेन दीजिए, लाइए। ये है एरोप्लेन जी, है ना, ये एरोप्लेन है, बच्चों वाली है। तो ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल भी उड़ती है और वर्टिकल भी उड़ती है, ऐसे भी जाएगी। अब ये हॉरिजॉन्टल उड़ रही है, मान लो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली उड़ा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल जब उड़ रही है, कैसे भी उड़ रही है, जो इसके विंग्स हैं, इसके जो पंख हैं, इन्हीं के बीच हम बात करने जा रहे हैं। ये जो इसके पर हैं, ये जो विंग्स हैं, इनको हम एक कंडक्टर की तरह ट्रीट कर ले रहे हैं। जब विंग्स को लेकर के उड़ेगा तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो स्लाइड करेगा ना, बिल्कुल ट्रेन जैसा मामला। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे स्लाइड करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EMF इंड्यूस नहीं कराएगा, लेकिन वर्टिकल को कट करेगा। देखो जाएगा तो जूम काटता हुआ निकलेगा। तो इसके एंड के बीच में, इनके छोरों के बीच में EMF आएगा। कब? जब हॉरिजॉन्टल उड़ेगा। कौन लेकर के आएगा? BV। तो BV/LV आ गया, कोई समस्या नहीं। केस नंबर 3 आओ जी। ठीक है, हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर ये वर्टिकल उड़ेगा, यानी या तो ऊपर जाएगा या नीचे, वर्टिकल उड़ेगा, तो ये BV को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। किसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा? BV को। तो BV की वजह से EMF नहीं आएगा, तो BV को तो भूल जाइए, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट को। ठीक है, भूल जाइए। अगर अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साउथ से नॉर्थ होता है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ऐसे होगा। अगर इसके पंख साउथ नॉर्थ में है, यानी मुंह ईस्ट वेस्ट में है, देखो मुंह किधर है हमारा एरोप्लेन का? ईस्ट वेस्ट, और पंख किधर है? साउथ नॉर्थ। तो ये BH को नहीं काटेगा। देखो भैया, मैं, ये पंख है भैया, ये देखो ऐसे है ना, ये ऐसे है, मैं इसकी जगह इसको पंख मान लेता है, डंडी को, और ये BH है, तो BH को काटेगा थोड़ी। तो BH को काटेगा नहीं तो कोई EMF नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर यही पंख ऐसे ना हो करके ईस्ट वेस्ट में हुए तो ये BH को काटेंगे। देखो अब देखो, ये ऐसे है ना, ये ईस्ट वेस्ट में पंख है, और काटेंगे तो EMF पैदा हो जाएगा। तो अगर ईस्ट वेस्ट है पर, तो BH की वजह से EMF पैदा होगा, लेकिन अगर विंग्स नॉर्थ साउथ में है तो कोई EMF नहीं होगा। तो यहां पर देखो केस 3 में क्या है? इंड्यूस EMF व्हेन एरोप्लेन इज फ्लाइंग वर्टिकली यूजिंग एंड विंग्स, यूजिंग नहीं होगा, ये विंग्स होगा, यहां पर विंग्स लिखा होगा, ये विंग्स है, विंग्स आर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो BH इंटरसेक्ट होगा, BV इंटरसेक्ट नहीं होगा, लेकिन BH इंटरसेक्ट होगा। कब? जब पंख ईस्ट वेस्ट में है। और जब पंख नॉर्थ साउथ में है, और जब पंख कैसे हैं? नॉर्थ साउथ में है, तो कोई इंटरसेक्ट, ना तो BH ना ही BV इंटरसेक्ट होगा। इसलिए इंड्यूस EMF की वैल्यू क्या आ गई है? 0 आ गई है। मैंने समझा दिया आपको। अब
एक और है इंड्यूस ईएमएफ इन अ रॉड व्हेन रॉड इज पाइवोटेड, और उसको रोटेट कराया जा रहा है, उसको घुमाया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है भाई और बहनों। ठीक है, चलो जी पकड़िए इसको, आइए रोटेट कराते हैं। इसका डेरिवेशन मैं आपको करा देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो राइट। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, रॉड को पहले यहां मैग्नेटिक फील्ड बना लूं मैं, ये लो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया था, रॉड को ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन कराया था सबसे शुरू में। अब हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम रोटेट करने जा रहे हैं, और आपकी मर्जी है कि आप इसे कहां पाइवोट करते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको यहां पाइवोट कर दिया है, यानी इसके अबाउट घूमना चाहता है। जब घूमेगा रॉड तो जाहिर सी बात है कि लाइनों को काटेगा, ये लाइनें अंदर की तरफ काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा, लाइनों को काटेगा, लाइनों को काटेगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होगा, अनडाउटली ईएमएफ पैदा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपने पढ़ा था L और B परपेंडिकुलर है। अच्छा, अभी BLV फॉर्मूला पढ़ा था आपने, BLV, पर यहां तो ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, प्रॉब्लम है ना। रॉड के पास एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये ओमेगा से घूम रहा है। क्या इस सेगमेंट के पास एंगुलर वेलोसिटी है? बिल्कुल है। क्या इस सेगमेंट, हर सेगमेंट के पास एंगुलर वेलोसिटी और साथ ही साथ एक लीनियर वेलोसिटी। कैसे? आप लोगों को याद होगा जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो हर बिंदु के पास ओमेगा भी होता है और वी भी होता है। तो हर एक पार्ट के पास वी होगा, लेकिन हर एक का वी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी होगी उसी जितने रेडियस पे होगा उसी हिसाब से वी आएगा। वी बराबर आर ओमेगा होता है। ये सब पढ़ चुके हो आप, जानते हो, रोटेशन में बता चुका हूं। तो भाइयों और बहनों, यहां पर वी क्या रखे, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्यों? हर एक का वी अलग अलग है। पूरे रॉड की लंबाई एल मान लो, लंबाई तो हम ले लेंगे, लेकिन भैया वी क्या लेंगे? इसके लिए काम करना पड़ेगा। इस छोर से कुछ दूरी पे आपको, मान लो x दूरी पे, एक सेगमेंट लेना पड़ेगा जिसकी लंबाई dx है। इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो v, और इस सेगमेंट में हमको ईएमएफ निकाल लेना है। इस छोटे से सेगमेंट में, इस छोटे से सेगमेंट में अगर ईएमएफ निकल गया तो उसको यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेकर के L तक। आओ जी, छोटे से सेगमेंट की पहले मैं वेलोसिटी निकालता हूं। छोटे से सेगमेंट की वेलोसिटी आएगी x ओमेगा। कैसे मैंने निकाल लिया? x दूरी पे है और ओमेगा से रॉड घूम रही है, तो x ओमेगा सिंपल है। इसमें जो छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा? BLV। तो B लंबाई इसकी dx है और V की जगह x ओमेगा है। अरे यार, BLV ही तो आएगा, तो हमने लगा दिया। तो dV इंड्यूस बराबर क्या आ गया? B ओमेगा x dx। दिस इज द EMF इंड्यूस इन दिस स्मॉल पार्ट। ठीक, पर हमको तो पूरे रॉड का चाहिए। तो टोटल V इंड्यूस निकालने के लिए हमें dV को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 0 से L तक। करा जाए? चलो, तो भैया 0 से लेकर के L तक क्या मामला है? B ओमेगा x dx, B ओमेगा x dx। तो B और ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? 0 से लेके L तक। तो आप कर लोगे तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 आएगा, या आप सही से इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। दिस इज द मोशनल इंड्यूस्ड EMF throughout the rod when it is rotated about its one end। याद रखिएगा, about its one end। बीच में से रोटेट कराओगे तो कहानी बदल जाएगी। अभी
समझ में आ रहा है? अबाउट वन एंड है, ये भी याद रखना है, इसमें गलत फैमिली का शिकार नहीं होना आपको। अच्छा, कौन सा सिरा प्लस होगा, कौन सा सिरा माइनस होगा, कैसे पता चलेगा? राइट हैंड रूल लगाओ ना। बी अंदर, वी ऊपर, तो करंट यूं आई। देखो, बी अंदर, वी ऊपर, करंट यूं आई। तो करंट अगर यूं आ रही है, करंट का डायरेक्शन ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा और ये वाला सिरा निगेटिव होगा। देखो ना, बी, वी, ये प्लस ये माइनस, नहीं, सिंपल है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, और वैल्यू भी समझ में आ गई सबके। तो रोटेट करने वाला सीन सबको, लेकिन याद रखिएगा ये फार्मूला तब आएगा जब एक एंड के अबाउट पाई वोट होगा। अच्छा, अगर मान लो आपसे कहता कि नहीं भाई, हमने रॉड को एक एंड से नहीं बल्कि बीच से पाई वोट कर रखा, और भी कुछ हो सकता है, यहां से पाई वोट करके घुमा रहे हैं, ये L/2 है और ये L/2 है। भाई और बहनों, आप एक काम करिए, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, तो आप एक काम करिए, इसको आप, एक सिरा A है, एक ये O है और ये B है। कोई सवाल पूछ सकता है, कहे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ये बाय डिफॉल्ट याद रखो भैया। हाँ, पूछे A और B के बीच का बताइए, A और, अच्छा तो आपको करना क्या है समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है अगर हो तो। आप एक छोर के अबाउट जानते हैं ना, यहां से इसको दो रॉड बना लो, एक रॉड ये, एक रॉड ये, यानी यहां पर रहा O पॉइंट, और यहां से आपने दो रॉड बना लिया L/2 लंबाई का। इस रॉड में और इस रॉड में जो EMF पैदा होगा वो वैल्यू कितनी होगी, जरा फट से बता दो। हाफ बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर, समझिएगा 1/8 बी ओमेगा L स्क्वायर, इजंट इट? आएगा कि नहीं आएगा, देख लो। ठीक, चलो जरा गौर करिएगा, इसकी वेलोसिटी अगर किसी पार्ट की निकालोगे तो इस डायरेक्शन में आएगी, इसकी वेलोसिटी इस पार्ट की इस डायरेक्शन में। अरे देखो ना, यूं जा रहा है ना, तो ये v ऐसे और ये v ऐसे आएगा। अगर आप b अंदर v ऐसे बनाते हो तो ये सिरा प्लस होगा और ये सिरा माइनस होगा, और यहां पर बनाते हो तो ये b है ना, ये देखो b अंदर है, v नीचे है, करंट यूं आ रही है, तो ये माइनस और ये प्लस, यानी a सिरा माइनस पे होगा, o वाला प्लस पे होगा, और फिर b वाला माइनस पे होगा। यानी आप बनाना चाहो तो आप दो सेल बनाओ, इसको आपने अलग बना लिया था, इसको आपने अलग बना लिया था, अब इसको आप दो सेल की तरह ट्रीट करो। इसका माइनस टर्मिनल ये रहा, प्लस ये रहा, और फिर इसका भी ये प्लस रहा और ये माइनस रहा, दोनों का EMF बराबर है, ये A है ये B है। अगर आपसे पूछे भाई और बहनों, सिंपल सा सवाल करे कि A और O के बीच में क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, E के बराबर आएगा, सेम वैल्यू। O और B के बीच में क्या आएगा, सेम वैल्यू। लेकिन अगर A और B के बीच में पूछे तो कैसे निकालोगे, देखो VA माइनस से प्लस जाओगे प्लस E, प्लस से माइनस जाओगे माइनस E, और पहुंच गए B पर, लॉजिक खत्म हो गई दुनिया इसकी। तो VA माइनस VB बराबर में 0 आएगा, हाँ या ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 आने वाला है। एक सवाल और सोच लो, अगर मान लो बीच में से पाइवोट ना करके हम यहां कहीं से पाइवोट करते, किसी और से L/4 3L/4 से, तब ये EMF बराबर नहीं आता दोनों ही टुकड़ों का, और जब EMF बराबर नहीं आता तो नेट EMF कुछ ना कुछ आता कि नहीं आता A और B के बीच का। ठीक, आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, L/4 पे पाइवोट करना यहां से, तो इधर कितना बचेगा 3L/4, पाइवोट करके आंसर निकालना, देखना कितना EMF आता है। तो अगर रॉड एक एंड से पाइवोट है तो हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, लेकिन अगर बी से और कहीं और से पाइवोटेड है तो कैसे क्या करोगे, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो, मॉड्यूल में दिखा देते हैं। ये देखो, एक रॉड का निकाले हो हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, और इसको बी से पाइवोट करके देखो प्लस माइनस माइनस प्लस किया होगा, तो एक का आया है 1/8 और वैसे 0 आ गया है। ठीक,
दोनों एंड के बीच का ई ही आएगा, मतलब इन दोनों एंड के बीच का सॉरी 0 आएगा, ए और ओ के बीच में या ओ और बी के बीच में ई आएगा। ठीक, अब केस नंबर 6, केस नंबर 7, 2 केस और है, फटाफट उसको भी देख लो। हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। अगर मान लीजिए हम एक साइकिल का पहिया ले लें, यह है उसकी रिम और है उसमें तीलियां, कौन है, तीलियां, ये लो तीलियां, सारी तीलियों की लंबाई बराबर आएगी, कंफर्म है। किसी भी एक तीली को उठाओ, उसकी लंबाई आर के बराबर आएगी, रेडियस के बराबर। इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा से, जब घुमाओगे तो हर तीली बी को काटेगी, देखो ऐसे जाएगी तो बी को काटेगी, तो हर तीली में ईएमएफ डेवलप होगा। यानी हम ये एक तीली के ऊपर अगर फोकस करें तो हम इस एक तीली को पाएंगे भाइयों और बहनों, इस एक तीली को अगर हम फोकस करें तो इट इज जस्ट लाइक अ रॉड। तो एक तीली का जो ईएमएफ आएगा, एक तीली का, वन स्पोक, सिंगल स्पोक का, स्पोक अंग्रेजी में स्पोक कहते हैं, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अरे एल की जगह हम क्या कर दे, आर कर दे, ये भी एक सेल की तरह ट्रीट हो जाएगी। अगेन ये ऊपर की ओर जा रही है तो ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। ऐसे ही इसका भी प्लस, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, इसका भी प्लस, इसका भी माइनस, सबका देखना यही आएगा। प्लस टर्मिनल सबका एक तरफ आएगा और माइनस टर्मिनल एक तरफ आएगा। यह है इसका एक्सेल और यह है इसका रिम। अगर मैं यहां पर लिख दूं एक्सेल और यहां लिख दूं रिम, तो सारे रिम वाला सब माइनस से जुड़ा हुआ है। लो, रिम वाला किससे जुड़ा है, माइनस से, और एक्सिल वाला प्लस से। एक्सिल वाला प्लस, एक्सिल वाला प्लस और रिम वाला माइनस। ऐसी कई तीलियां होंगी। अगर हम इन तीलियों को एक सेल की तरह ट्रीट करें, किसकी तरह, सेल की तरह, तो एक्सिल और रिम के बीच में देखा जाए तो सारी तीलियां पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। और आपने सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, जो एक सेल का ईएमएफ आएगा वही सारी तीलियों का आएगा, जो एक सेल का ईएमएफ आएगा वही सारी तीलियों का आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं ईएमएफ निकालिए एक्सिल और रिम के बीच में, तो जो एक तीली का ईएमएफ, वो चाहे 50 लगा दो, चाहे 100 लगा दो, चाहे 1000 तीली लगा दो, सबका वैल्यू सेम आने वाला है। हाँ, बी ओमेगा आर स्क्वेयर, दिस इज द वैल्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा गया, नीट में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो अगर हमने एक पहिया घुमाया, एक व्हील को घुमाया जिसमें तीलियां लगी थी, तो कितना ईएमएफ जनरेट हुआ वो बता दिया मैंने। अब आइए कहानी पढ़ते हैं। अगर हम एक डिस्क, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ना, कौन लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझिएगा, यहां पर हमने एक डिस्क ले लिया। डिस्क समझते हो ना, ये लो, ठीक, ये डिस्क है। ये डिस्क का सेंटर है जहां से हमने इसे पाइवोट कर दिया। डिस्क का रेडियस क्या है, आर है, और हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया ओमेगा से। तो बताएं इसके सेंटर यानी ओ और इसकी पेरीफेरी यानी इस एंड के बीच में कितना ईएमएफ पैदा होगा। सिंपल है, आप इस डिस्क को घूमता हुआ देख रहे हैं, आप ये मान सकते हैं कि ये डिस्क पतली पतली तीलियों का मिलके बना है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अब तो खैर ये सब ज़माना नहीं रहा, आप लोग बहुत एडवांस है। पहले के ज़माने में कस्बों में, गाँव में जो लड़कियां हैं वो माचिस की तीलियों से क्राफ्ट बनाती थी, तो ऐसे ही सब पहिया वहिया बनाया करती थी। पता नहीं अगर आप लोग के घर में कोई पुरानी क्राफ्ट पड़ी हो, जिनकी बहन 30 ईयर प्लस होंगी, तो ये क्राफ्ट देखेंगे। कितनी तीलियों की बनी हुई मान सकते हैं, इनफाइनाइट तीलियां। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, चाहे एक तीली हो, चाहे इनफाइनाइट 10 तीली हो, चाहे 50 तीली हो, चाहे 1000 तीली हो,
जो एक तीली का आएगा ईएमएफ वही 1000 तीली का आएगा, वही इनफाइनाइट तीलियों का आएगा। तो भैया इसके सेंटर और इसके पेरीफेरी के बीच में जो ईएमएफ डेवलप होने वाला है वो है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। जैसे हम लोगों ने एक व्हील का पढ़ा वैसे ही एक डिस्क का पढ़ा। द डिस्क कैन बी सपोज टू मेड अप ऑफ इनफाइनाइट स्पोक्स। कई तीलियों का बना हुआ आप मान सकते हैं, और अगर आपने कई तीलियों का माना तो जो एक तीली का आएगा वही सारी तीलियों की वजह से आएगा भाई और बहनों। ठीक है, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहां पर इसको मॉड्यूल में भी देख लिया जाए, थोड़ा दिल को तसल्ली मिलेगी अपने को। ये तो हम लोगों ने पढ़ा पहिए वाला, और ये डिस्क वाला भी वही आया हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो भाई और बहनों ये कहानी थी मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ की। किसकी कहानी थी? मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। मोशन है तो ईएमएफ है, मोशन नहीं तो ईएमएफ नहीं है। इस कहानी को हम फैराडे के नियम से भी जोड़ सकते हैं। इन दोनों भी एक रिलेशन है। रिलेशन समझा देता हूं एक एग्जांपल से फटाफट, बस ये मेरी आखिरी बात होगी आपसे। आखिरी मतलब अभी के लिए आखिरी बात। ये लो, समझने का प्रयास करना, मैं समझा रहा हूं। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, समझना थोड़ा सा भाई और बहन। और इसमें हम एक लेते हैं कॉइल। ये लो, हम इस कॉइल की कुछ लंबाई ले लेते हैं और ये कॉइल है। हम इस कॉइल को इसी के अंदर मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये बी है मान लो, इसी के अंदर मूव कर, बाहर नहीं ले जा रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि इस कॉइल में नेट फ्लक्स क्या आएगा, नेट ईएमएफ क्या आएगा, तो आप फौरन फैराडे के नियम से बता दोगे 0। क्यों? क्योंकि कहोगे कि यहां पर तो भैया अगर मैं मतलब फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा है तो कहां से ईएमएफ आएगा, कहां से? अगर मैं कोई एडजेसेंट 2 पॉइंट ले लूं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि कोई फ्लक्स में चेंज नहीं। अच्छा, मोशनल इंड्यूस ईएमएफ वाला फंडा थोड़ा सोचते हैं। ये है फ्लक्स, ये है लाइन, है ना, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये देखो ऐसे ही से जा रहा है इसके ऊपर, तो इसको काट थोड़ी रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो इसमें कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। ये शक वाली बात, ये इसमें कोई ईएमएफ, इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं पैदा करेगा क्योंकि ये स्लाइड करेगा। लेकिन इसको देखोगे तो ये कट कर रहा होगा और ये भी कट कर रहा हो। अब जा ऐसे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो ऐसे लेके मूव करा रहे हैं हम इसको। अगर हम ऐसे मूव कराएंगे तो ये वाला स्लाइड नहीं करेगा, ये भी स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लेकर के जाएंगे तो ये कट करेगा, ये भी कट करेगा। दोनों में ईएमएफ पैदा होगा, दोनों में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी प्लस माइनस, क्योंकि देखो दोनों की वेलोसिटी का साइन डायरेक्शन सेम है, तो दोनों में पोलैरिटी सेम होगी। यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, दोनों का ईएमएफ सेम आएगा, बीएलवी के बराबर। अगर मैं एक चक्कर घूम जाऊं इसमें तो कितना ईएमएफ आएगा? घूमो, गए, चलो प्लस से माइनस गए, माइनस ई, घूमे, माइनस से प्लस गए, प्लस ई, तो नेट क्या आ गया? 0। और अगर फैराडे से समझना चाहते हो तो जब इससे टोटल फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ कहां पैदा होगा? तो आप मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ से भी फैराडे के अंदर होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ कुछ जगहों पर। सभी जगहों पर तो नहीं कर पाएंगे, कुछ जगहों पर नहीं भी हो पाएगा। ठीक बात है। तो ये फैराडे का नियम और मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। भाई और बहनों, यहां पर ईएमआई का पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है। मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्वेश्चंस प्लस अल्टरनेटिंग करंट नया चैप्टर, ये आपको अगले टर्न पे मिलने वाला है, अगले लेक्चर में मिलने वाला है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू और गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले लेक्चर के लिए वेट करिए। थैंक यू वेरी मच।